एक ब्लॉगर के लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो जाती है जब वो एडसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप नए ब्लॉगर होंगे, ब्लॉगिंग के फील्ड में होंगे, तो आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट जरूर आता होगा कि ऐसा क्या गलती लोग कर देता है जो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। और एडसेंस का अप्रूवल लगाने से पहले, मतलब अप्लाई करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखे जिससे कि रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आपका समझिए कि आगे का प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ब्लॉगर जब आता है, आज की डेट में इतना तो मालूम है ना कि ब्लॉगिंग एक करियर ऑप्शन हो चुका है। अब करियर ऑप्शन जब बनाते हैं किसी चीज को, तो कमाने का साधन भी सोचते हैं ना कि जो भी काम मैं करूंगा वहां पैसा कैसे आएगा। और जो भी ब्लॉगर आता है उसके दिमाग में पहला जो इनकम सोर्स होता है कमाने का तरीका ब्लॉगिंग से, वो होता है कि एड नेटवर्क से कमाए। और जब एड नेटवर्क की बात होती है, बहुत सारे एड नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गूगल एडसेंस ही है, लेकिन बहुत सारे हैं। और वो सब के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं, जो मेरा पुराना वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देखिएगा जरूर बाद में। लेकिन जब दिमाग आता है गूगल एडसेंस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ट्रस्टेड है, ऐसे कंडीशन में लोग सोचता है कमाई भी इससे ज्यादा हो जाता है, क्यों ना गूगल एडसेंस को अप्लाई करें। लोग गूगल एडसेंस को अप्लाई करते हैं, गलती कर देते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि अप्लाई करने से पहले कौन कौन सा पैरामीटर है, उसको फुलफिल कर दें तो टेंशन नहीं रहेगा। और चूंकि जिस डोमेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोबारा में फिर से जब अप्लाई करते हैं तो बहुत ही केयरफुल्ली जो है रिव्यू किया जाता है वहां पे। इसीलिए पहले ही ये बात समझ लीजिए, और ये समझने के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या गलती है जो नहीं करना है, और रिजेक्शन मिल गया है तो क्या सुधार करके जो है फिर से रीअप्लाई करें। ठीक, चलिए देखिए, गूगल एडसेंस जो है ये आपका पब्लिशर के लिए बना हुआ है, एडवर्टाइजमेंट उसके ब्लॉग पे दिखाने के लिए बना हुआ है। और एक समय था, मैं आपको बता देता हूं कि एक समय ऐसा था कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करिए और अप्रूवल मिला ही मिला है। और YouTube जो आज के डेट में सुनते होइएगा कि 4000 घंटा वॉच टाइम पुराइए, 1000 सब्सक्राइबर पुराइए, ये सब जो क्राइटेरिया होता है ना, ये सब क्राइटेरिया नहीं था। अगर किसी को गूगल एडसेंस का अप्रूवल ब्लॉगिंग के लिए बना हुआ है, ब्लॉग वेबसाइट के लिए बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक YouTube का अप्रूवल मिला रहता था। कोई सब्सक्राइबर लिमिट नहीं था, डे 1 से जो है एडवर्टाइजिंग का पैसा उसको मिलना शुरू हो जाता था। तो वो समय कब था, जिस समय अपने देश में कह सकते हैं कि ये इंटरनेट क्रांति नहीं आया था, और वर्ल्ड वाइड जो है एडॉप्शन इंटरनेट का बहुत कम था, इंटरनेट यूजर कम था, जिस कारण से ये कंपनियां जो है आराम से अप्रूवल दे देता था। ब्लॉगर की संख्या बहुत कम था। ये वीडियो प्लेटफॉर्म तो भूल ही जाइए, वीडियो प्लेटफॉर्म था, लेकिन वीडियो प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा नहीं आते थे, लोग सर्च करते थे और वीडियो में डेटा खत्म ना हो जाए इसलिए टेक्स्ट पढ़ा करते थे। और उस समय अगर आप ब्लॉग बनाते, कोई भी ब्लॉग बनाता, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड नहीं होता था, अप्रूवल ही समझिए, बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन आज अप्रूवल नहीं मिलता है। उसका कारण यह है कि अप्लाई करने वाले, एप्लीकेंट कह सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ गई। आज के डेट में अपने देश के बाद देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो खोज रहे हैं, एज हो गया है, 20 साल प्लस हो गया है, वो सोच रहे हैं कोई इनकम का सोर्स हो जाए। घर वाले टॉर्चर करते रहते हैं, तो जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, तो उनको सबसे आसान तरीका 2 चीज आता है, ये यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, और दूसरा आता है कि ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन ब्लॉगिंग अपने आप में बहुत हार्ड चीज है, ये बात समझ लीजिए। जैसे कोई पार्टिकुलर जॉब प्रोफाइल होता है जहां पे आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, वैसे ही ब्लॉगिंग में करना पड़ेगा। तो जब भी लोग ब्लॉगिंग में जंप करते हैं तो उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि आज मैं ब्लॉग सेटअप करता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, और शुरुआत में जोश इतना ज्यादा होता है कि एक दिन में 10-10 आर्टिकल लोग लिख डालते हैं। और चूंकि वो सुने होते हैं कि 10 आर्टिकल लिखने के बाद अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करते हैं और रिजेक्शन फिर से मिल जाता है। तो क्या होना चाहिए, तो समझिए, ये सब मैंने आपको बताया पास्ट की बात है। अब समझिए, ये गूगल एडसेंस वाले अब जब भी अप्रूवल देते हैं तो देखते हैं कि अभी का करंट ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार ये ब्लॉग जो है पैरामीटर पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। जो जेन्युइन बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो अब ऐसे कंडीशन में आज के डेट में लोग, मतलब ढेरों लोग रोज अप्लाई कर रहे हैं, तो किस किस को अप्रूवल मिलेगा और नहीं मिलेगा। तो अब चाहिए क्वालिटी ब्लॉग। क्वालिटी ब्लॉग में क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर आपको ये भी बात आगे बताऊंगा कि पुअर क्वालिटी कंटेंट वाली जो रिजेक्शन का जो कह सकते हैं रीजन आता है उसका सॉल्यूशन। लेकिन फिलहाल पहले अभी समझ लीजिए, क्वालिटी ब्लॉग की जब बात किया जाता है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी ब्लॉग होगा। पहली बात, ब्लॉगिंग कितने दिनों से हो रहा है, मतलब डोमेन का एज क्या है।
आर्टिकल जो पब्लिश कर रहे हैं कितने दिनों से पब्लिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आज डोमेन खरीदा, आज ही आर्टिकल पब्लिश किया और कल अप्लाई कर दिया, अप्रूवल जल्दी नहीं मिलेगा, या कहिए 99% नहीं मिलने का चांस रहेगा। तो पहली बात कि आप डोमेन खरीद के रखे रहिए, एक मैं आपकी सलाह दूंगा। दूसरी बात, आप जो है एक फ्रीक्वेंटली टाइम जो है कह सकते हैं कि टाइम पीरियड को सेट कर लीजिए। अगर आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं महीने में एक बार तो महीने में एक बार ही करिए, अगर सप्ताह में एक बार करें तो सप्ताह में एक बार करिए, महीने में 2 बार करें तो 2 बार करिए, लेकिन करिए। ऐसा नहीं है कि इस सप्ताह आर्टिकल पब्लिश किया और अगले सप्ताह 2 सप्ताह गायब हो गए। तो ऐसे कंडीशन में आपका ब्लॉग का कहीं ना कहीं रैंकिंग फैक्टर भी असर करेगा और बाद में जाकर के अप्रूवल में भी दिक्कत होगा, क्योंकि आज के डेट में अप्रूवल देने से पहले वो लोग सोच रहा है कि इसको देंगे तो सच में ये जो ट्रैफिक को ड्राइव कर पाएगा कि नहीं, इंटरनेट ट्रैफिक को अपने ब्लॉग पे ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा। देखिए गूगल एडसेंस भी दानी बाबा नहीं है, सिंपल सी बात है। ये कंपनी जो है या इसमें जो एम्प्लॉय है ये सब दानी बाबा नहीं है कि आपको ऐसे चलिए जाए अप्रूवल देते चले जाएंगे। ये सब भी प्रॉफिट खोज रहा है। और आप ही सोचिए कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगा, अप्रूवल उसने दे दिया है तो आपके ब्लॉग से वो ट्रैफिक आया नहीं, तो एडवर्टाइजर का एडवर्टाइज चला नहीं, तो फिर ये जो गूगल एडसेंस कमीशन बीच में रखता है आपको देने के बाद, मतलब एडवर्टाइजर से लिया, बीच में कमीशन रखा, फिर उसमें से कुछ काट के आपको देता है, ये कैसे कमाएगा, इसका प्रॉफिट कैसे होगा। यहीं पे एक ऐसा ब्लॉग है जिस पर बहुत सारे ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक रोज के रोज आ रहे हैं, और अगर वो अप्लाई करता है तो तुरंत मिल जाएगा उसको। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उसने देखा कि अगर इसका अप्रूवल मैं दूंगा, इस पे ऐड चलेगा, तो इससे जो है कमाई दोनों को होगा, ब्लॉगर का भी होगा और ये गूगल वाले जो है एडसेंस है इसकी टीम, मतलब कि इस कंपनी को जो है इसको भी, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट का जो गूगल ऐड है वहां पे भी आएगा लोग। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो कंपनी सब जो है अपना बेनिफिट देख करके ही आगे काम करता है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक एक दिन में नहीं आएगा, जो बात है, और ट्रैफिक का सोर्स भी देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आज ब्लॉग, मान लीजिए ब्लॉग बना दिया, कुछ पैसे से जो है आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है फिर से जो है आपके ब्लॉग पे इंटरनेट ट्रैफिक ले आए, तो ट्रैफिक का सोर्स अगर जो है ऑर्गेनिक नहीं होगा तो उसमें भी जो आपको अप्रूवल मिलने में हो जाएगी दिक्कतें। तो ये सब तो हुआ ट्रैफिक की बात। ट्रैफिक कैसे लाना है उसके लिए एसईओ सीखना पड़ता है, और एसईओ कहाँ से सीखे, इसके लिए मेरा खुद का चैनल है जहाँ पे मैं एसईओ के बारे में आपको बहुत सारी चीज बताते रहा हूँ पास्ट में और आने वाले समय में बताऊंगा। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट होता है ट्रस्ट और जेन्युइन की बात होती है। जो ब्लॉग ऑनर हैं उनका ब्लॉग, जैसे आपने एक ब्लॉग बनाया है तो वो ट्रस्ट जो है पब्लिक कैसे करेगा, तो आपको वहां पे कुछ चीजें जो पेज है वो क्रिएट हर हाल में करना है। पहली बात, जो राइटर है उसका राइटर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। राइटर जो है जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं उनका ऑथेंटिकेशन करने के लिए उनका प्रोफाइल पिक्चर हो तो बेहतर है। प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ जो है जो मतलब कि ऑथर कर सकते हैं उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हो तो और बेहतर है। इसके बाद जो ब्लॉग बना रहे हैं उस ब्लॉग पे अबाउट अस का पेज होना चाहिए। अबाउट अस का पेज में हमें आपके बारे में, मतलब जो भी ब्लॉग ऑनर हैं उनके बारे में, या ब्लॉग का पर्पस क्या है, या अगर कोई कंपनी रन कर रहा है उस ब्लॉग को, या सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है, अगर कर रहा है टीम कर रहा है तो टीम के बारे में, मतलब कि सब कुछ अपने बारे में ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करिए। दूसरा कि कोई भी आदमी आपसे कांटेक्ट कर सके, वो कांटेक्ट अस का पेज जरूर लगाइए। किस तरह से लोग कांटेक्ट, अगर आप पब्लिकली अपना एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं ये तो और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर एड्रेस मेंशन कर दिए तो बढ़िया, और नहीं मेंशन किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने मतलब कि जो ब्लॉग है उस पे कांटेक्ट अस पेज में आप अपना ईमेल आईडी जिससे कांटेक्ट किया जा सके वो जरूर मेंशन करिएगा। ये हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है, डिस्क्लेमर का पेज बनाना है। मतलब कि आपके ब्लॉग पे जो यूजर आएंगे वो जो डाटा आप कैप्चर किए हैं वो डाटा के बारे में, वो क्या प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी के लिए आपने क्या पॉलिसी बनाया है वो रखें। अब आप कहेंगे कि प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाया जाता है, अगर आपका ये सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में इस पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में जो है प्राइवेसी पॉलिसी अपना बना सकते हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब तो आपको करना है। अब ये सब के बाद आ जाता है जो आर्टिकल लिख रहे हैं इसके बारे में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है, लोगों में जो नए ब्लॉगर हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं, जो किसी का आर्टिकल कॉपी कर रहे हैं और किसी का कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। तो जो लोग देखते हैं, नए नए आते हैं और देखते हैं कि अरे यार फलाने का ब्लॉग जो है पॉपुलर है, उसका एक आर्टिकल उठाते हैं, फिर अलग अलग ब्लॉगर का कुछ कुछ आर्टिकल उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करके
आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। ये बहुत ही खराब, बहुत ही बिग मिस्टेक कहलाता है एक नए ब्लॉगर के लिए। भूल से भी कान पे हाथ रखिए और कभी भी फ्यूचर में जो है किसी का आर्टिकल कॉपी पेस्ट अपने ब्लॉग पे मत करिएगा। और खासकर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब तो करिएगा ही नहीं। अब आप कहेंगे यार जिस आर्टिकल के बारे में जाते हैं उस आर्टिकल का कोई ना कोई जो है लिखा ही रहता है, तो लिखे कैसे? उसका सिंपल तरीका है, उस आर्टिकल को पढ़िए, समझिए और अपने स्टाइल में जो है आप अपना लिख डालिए, कभी भी कॉपी पेस्ट मत करिए। तो ये हो गया दूसरा, मतलब ये तरीका तो है ही। अगला तरीका जो है उसमें जो उस आर्टिकल में जो इमेज यूज कर रहे हैं, कभी भी स्टॉक इमेज यूज नहीं करिए। अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक इमेज का मतलब क्या हुआ? स्टॉक इमेज का मतलब हुआ कि इंटरनेट पे सिंपल सर्च करते हैं, उसका इमेज उठाते हैं और उसमें डाल देते हैं। अब हम कहेंगे तो फिर कैसे होगा यार? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इमेज एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करिए। जब भी कोई फोटो उठाइए तो उसका जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर लीजिए, उसके ओवरले में कुछ इमेज के साथ साथ जो है कुछ टेक्स्ट लिखिए, मतलब जो जेन्युइन है। क्योंकि देखिए गूगल है ना, इसके पास जो इतने अच्छे टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने इमेज कहाँ से लिया है, बहुत सारी चीज पैरामीटर है। तो ये गलती आप नहीं करिए, मतलब अपना एक इमेज इसमें लगाइए और खुद से कस्टम इमेज बना के लगाएंगे तो बेहतर होगा। अब आती है बात दोस्तों क्वालिटी कंटेंट वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोग अप्लाई किए रिजेक्ट मिल जाता है, पुअर कंटेंट जो कह दिया जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है और क्या लफड़ा है, ये समझना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आप ही के काम के लिए है, आपके करियर से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ऐसे में आपको ये बात समझना बेहद जरूरी है कि ये पुअर क्वालिटी जो करके रिजेक्ट कर दिया जाता है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि आप जो है ऐसे मतलब कि कंटेंट को लिख रहे हैं जो कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये भी एक कारण मैं देख रहा हूँ। दूसरा ये है कहीं ना कहीं आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट किसी न किसी कोई पार्ट जो है किसी का कॉपी पेस्ट आ जा रहा है। तो बेहतर तरीका मेरे समझ से ये है कि करंट में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अनुसार से आपको एक निच सेलेक्ट करिए, मल्टी कैटेगरी मत करिएगा। गलती से भी अप्लाई करने से पहले मल्टी कैटेगरी के बाद में जो आपको करना है यार अप्रूवल मिलने के बाद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप मल्टी कैटेगरी नहीं करिए, एक जो है निच सेलेक्ट करिए और निच में भी माइक्रो निच सेलेक्ट करिए। अब आप कहेंगे यार निच क्या, माइक्रो निच क्या? सिंपल सी बात है, इसको समझ लीजिए भाषा में। कैटेगरी सेलेक्ट करिए और उस कैटेगरी का जो है सब कैटेगरी जो होता है उस टॉपिक पे रिलेटेड कम से कम आपके पास जो आइडिया 20 से 30 आर्टिकल लिखने का आइडिया होना चाहिए और उसके बारे में आप लिखते चलिए। 2-3 फायदा होगा। पहला बात ट्रैफिक ड्राइव होगा और दूसरी बात जब आप अप्लाई करेंगे तो रिव्यू करने वाला टीम देखेगा कि आपका एक मतलब कि कह सकते हैं कि सिंगल निच पे है या सिंगल माइक्रो निच पे है, तो ये ऑथर जो है इसमें एक्सपर्ट होगा और इसको अप्रूवल मिलेगा तो फ्यूचर में ट्रैफिक ड्राइव भी करेगा। मतलब ओवरऑल पर्पस इतना समझ लीजिए कि गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देने से पहले वो अपने बारे में सोचेगा कि वो जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन यहीं पे 2-3 चीज़ें जो है आपको कभी नहीं करना है और वो है गूगल एडसेंस खुद ही कह देता है कि आप जब भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो कुछ टॉपिक, कुछ कैटेगरी, कुछ जो है कह सकते हैं फील्ड, वो जो है एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब समझ रहे हैं? कभी भी पायरेटेड चीज के बारे में मत आर्टिकल लिखिएगा, कभी नहीं लिखिएगा। कभी भी क्रैकिंग वाला जो सिस्टम देखते हैं वो मत करिएगा। कभी भी वैसा आर्टिकल नहीं लिखिएगा जो कि किसी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है और उसको इलीगल तरीके से आप एक्टिवेट करवा करके इसके बाद किसी को चलाना चाह रहे हैं। वो सब कभी भी, मतलब इलीगल कोई भी चीज़ है वो मत लिखिए। अल्कोहल के बारे में कुछ ऐसे जो फील्ड है उसके बारे में आपका ब्लॉग नहीं होना चाहिए। तो ये सब कैटेगरी एक्सक्लूड करके फिर अप्लाई करेंगे तो शायद चांस बनेगा आपका वहाँ पे कि अप्रूवल मिल जाए। लेकिन पहली बात मैंने आपको बता दिया ना, अप्रूवल देने से पहले वो सोचेगा कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा, ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके कमाई में उसका कमाई जुड़ा हुआ है। तो आप अपने कमाने के लिए सबसे पहले अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाइए, कुछ दिन रुकिए। ऐसा नहीं है कि आज डोमेन खरीदे, कल ब्लॉग बनाए और परसों जो है आर्टिकल लिखे और परसों के बाद नेक्स्ट डे जो है अप्लाई के लिए दे दिए। ये गलती मत करिए।